हेलो एंड वेलकम टू पाथफाइंडर। तो दोस्तों 2011 में जापान में एक न्यूक्लियर ट्रेजेडी होती है जिसमें फुकुशिमा में न्यूक्लियर रिएक्टर में कोर मेल्टडाउन हो जाता है। उस कोर मेल्टडाउन को कंटेन करने के लिए 1.1 मिलियन टन से भी ज़्यादा पानी का इस्तेमाल किया जाता है, 500 ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल के इक्विवेलेंट। और उसके दौरान इसको पूरे के पूरे तरीके से रिएक्टर को पानी से भर दिया जाता है सो दैट वो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के दौरान, उस न्यूक्लियर रिएक्टर के मेल्टडाउन के दौरान जो न्यूक्लियर पॉल्यूटेंट्स है वो रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स एटमॉस्फेयर में ना पहुंचे। तो अब 10 साल हो चुके हैं एंड लोग कह रहे हैं उस पानी का क्या किया जाए जिससे वो पूरा का पूरा रिएक्टर का कोर भर दिया गया है। तो अब सवाल उठता है, उस पानी को जापानीज अथॉरिटी ने फाइनली फैसला किया है कि उस पानी को वापस समुद्र में छोड़ दिया जाएगा। तो आज की क्लास इसी टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम समझेंगे ऐसा क्या हुआ कि जापान में न्यूक्लियर रिएक्टर में कोर मेल्टडाउन होता है। अर्थक्वेक और सुनामी तो आप सब जानते हैं, लेकिन हम उसके टेक्निकल डिटेल्स में जाएंगे। कहां पे फेलियर हुई, क्या गड़बड़ी हुई थी कूलेंट में, जिस वजह से न्यूक्लियर रिएक्टर फिजन कर रही है। यहां पे हाइड्रोजन के वजह से ये ब्लास्ट होती है। ये फिजन रिएक्टर है, फ्यूजन रिएक्टर नहीं है जो यहां पे हाइड्रोजन है। फिजन रिएक्टर में आप देखें तो हाइड्रोजन के वजह से ये आग लगती है और ये आप देखें तो यहाँ पे रिएक्टर का कोर भी उसके बाद पिघल रहा होता है, उस वजह से हाइड्रोजन बनती है और रिएक्टर में ये एक्सप्लोजन होता है। दूसरा, उसके बाद क्या पानी किया गया, पानी से कैसे इसको पानी पंप किया गया और इस पानी के पंपिंग से कैसे इस रिएक्टर से जो एक्सप्लोजन थी उसको कंट्रोल किया गया एंड उस कंटामिनेशन को कंट्रोल किया गया। रादर रिएक्शन तो हो चुकी थी, न्यूक्लियर रिएक्शन चल ही रही थी। उसके बाद हम जानेंगे कि भाई न्यूक्लियर रिएक्टर कैसे ऑपरेट करते हैं, स्पेशली फुकुशिमा वाले जनरल प्रिंसिपल भी समझेंगे हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स के। न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस कैसे ऑपरेट करती है ये भी जानेंगे एंड फाइनली हम जानेंगे जापानीज अथॉरिटी का क्या प्लान है एंड आने वाले दिनों में वो क्या क्या करने वाले हैं। तो ये सब कुछ आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। इससे पहले आगे बढ़े आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूं। तो दोस्तों अगर आप देखें तो अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज मिलते हैं। इसके सिवा दोस्तों यहाँ पे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स अवेलेबल हैं। जो दोस्त मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए मेरा नाम किंजल चौधरी है। अनअकैडमी अल्टीमेट सरप्राइज की आज आखिरी दिन है, तो यदि आप आज सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो बस आज आखिरी दिन है। 1 साल या उससे अधिक की सब्सक्रिप्शन ले तो आपको 20 बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट अनअकैडमी कॉम्प्लीमेंट्री प्रोवाइड करेगी। इसके सिवा मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर अप्रैल 28 तक है, यानी आप अभी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपकी सब्सक्रिप्शन 31 जुलाई 2022 तक रन करेगी। यदि आप 1 साल के लिए 2 साल के लिए तो 31 जुलाई 2023 तक की। तो जब भी आए यूज दी कोड KC10। इसके सिवा दोस्तों अनअकैडमी प्लस और आइकनिक 2 प्रकार की सब्सक्रिप्शन है। प्लस सब्सक्रिप्शन की 2 साल की कॉस्ट है KC10 कोड के बाद 64,800 रुपए। आइकनिक की कॉस्ट है 1,04,175 रुपए। इसके सिवा दोस्तों ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन है तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। लाइकवाइज ऑप्शनल एंड GS के कॉम्बो भी अवेलेबल है जिनकी प्राइसेज आप देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसा मैंने बताया अनअकैडमी फ्री टेस्ट सीरीज भी लेके आए हैं। राइज, वर्ल्ड अफेयर्स, अनअकैडमी पाथफाइंडर, तीनों टेस्ट सीरीज चल रहे हैं, तो इनका हिस्सा जरूर बने। ये फ्री ऑफ कॉस्ट रन किए जा रहे हैं। इसके सिवा नए बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं 14 अप्रैल से, तो अभी अनअकैडमी सब्सक्राइब करने का ऐप टाइम है। एंड अनअकैडमी कॉम्बैट भी अगर आप देखें तो इसमें भी हर संडे को होती है, जिसमें 4 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप पूल प्राइज है। तो आइए सबसे पहले हम समझेंगे आखिरकार फुकुशिमा में हुआ क्या। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो 9 मैग्नीट्यूड का एक मेजर अर्थक्वेक यहां पर आप देखोगे तो इस जगह पे उत्पन्न होती है। तो ये अर्थक्वेक इतनी बड़ी, इतनी ह्यूज होती है कि कहते हैं अर्थ की एक्सिस थोड़ी सी टिल्ट हो गई इस अर्थक्वेक के बाद से। तो ये जापान के ईस्ट कोस्ट में हिट करती है और वहीं पर फुकुशिमा में न्यूक्लियर रिएक्टर भी था, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट को हिट करती है। अर्थक्वेक के साथ तुरंत सुनामी की लहरें आती हैं और ये सुनामी की लहरें जब आती हैं तो इसको फ्लड कर देती हैं। फुकुशिमा न्यूक्लियर रिएक्टर में जो लो लाइंग इलाके थे वो पानी में दफन हो जाते हैं और उसके साथ न्यूक्लियर रिएक्टर में मेल्टडाउन होना शुरू हो जाता है। कुछ ऐसा होता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर का कोर मेल्टडाउन होता है। कैसे होता है अभी समझेंगे हम। तो जल्दी अथॉरिटीज क्या करते हैं, कंटेनमेंट जोन्स बनाने लगते हैं इसके चारों तरफ और धीरे धीरे करके 1.5 लाख लोगों को इस इलाके से इवैक्यूएट करते हैं। तो इससे पहले आगे बढ़े, आइए सबसे पहले समझते हैं न्यूक्लियर फिजन काम कैसे करती है। तो दोस्तों जैसा आप देख सकते हैं, न्यूक्लियर फिजन अगर हम बात करें तो उसमें होता है एक न्यूक्लियर फिजाइल मटेरियल यानी न्यूक्लियर फ्यूल। तो इस केस में आप देखें तो यूरेनियम 92-235 वाला क्या है, वो एक फिजाइल मटेरियल है। यूरेनियम के अलग आइसोटोप भी है, यहाँ पे 235 की बात हो रही है जो कि नेचुरली फिसाइल होता है। फिसाइल का मतलब
मतलब ये थोड़ा अनस्टेबल होता है। यदि इस पे नाइट्रोजन से बॉम्बार्ड किया जाए तो ये कुछ सिंपलर रूप में इजीली टूटता हुआ दिखेगा। U235 पे यदि न्यूट्रॉन, माफ कीजिएगा मैंने नाइट्रोजन कह दिया, न्यूट्रॉन, यदि इस पर न्यूट्रॉन से बॉम्बार्ड किया जाए तो वो क्या हो सकता है, फर्दर सिंपलर सब्सटेंसेस में थोड़े स्टेबल रूप में टूट सकता है। यूरेनियम 92-235 देखें तो न्यूट्रॉन से के बॉम्बार्डिंग के बाद वो बेरियम और क्रिप्टन बनाता है और इस दौरान एनर्जी भी जनरेट करती है और साथ में और न्यूट्रॉन जनरेट करती है। ये न्यूट्रॉन क्या करेगी, ये न्यूट्रॉन एक चेन रिएक्टर का काम करेगी, जिसके तहत आप देखें तो ये न्यूट्रॉन वापस से बचे हुए यूरेनियम पे टकराएगी और वापस बेरियम, क्रिप्टन और न्यूट्रॉन, ये वापस और न्यूट्रॉन। तो इस प्रकार से रिएक्शन चलती जाती है और इस रिएक्शन को कहते हैं चेन रिएक्शन और इस दौरान एनर्जी ऑटोमेटिकली जनरेट होती रहती है। इस एनर्जी यानी हीट के रूप में एनर्जी जनरेट हो रही है, इसको पानी से लगा दो तो पानी गर्म हो जाएगा, स्टीम बन जाएगा और उससे टरबाइन घुमा देंगे तो बिजली बन जाती है। न्यूक्लियर रिएक्टर देखें तो उसका जनरल स्ट्रक्चर आप देखें तो कुछ इस प्रकार का है। तो सबसे पहले तो उसमें आप देखोगे न्यूक्लियर फ्यूल होती है। ये फ्यूल अगर देखें तो क्या है, अगेन यूरेनियम रिएक्टर्स के यूरेनियम के रॉड्स होते हैं। इसके सिवा यहां पर एक मॉडरेटर होता है। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रॉन यदि तेज गति से न्यूक्लियर फ्यूल से टकराएगी तो रिएक्शन नहीं होगी। यदि सच में रिएक्शन करवाना है तो न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करना होता है, इसके लिए मॉडरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। फिर आप देखें तो यहां पर रिएक्टर में हीट को मेंटेन करने के लिए कूलेंट का इस्तेमाल किया जाता है। अदरवाइज रिएक्टर बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी, बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी तो ये फट सकती है, हीट होके फट सकती है। जो पानी है वो बहुत ज्यादा वाटर वेपर बना देगा। तो प्रेशर कुकर जैसे सीटी बजाती है तो उस प्रेशर को यदि खोलो ना वेंट के थ्रू तो वो फट सकती है। तो एक कूलेंट का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके सिवा इनकेस यदि फट जाए तो क्या होता है, कंक्रीट की शील्ड होती है जो फटने पे कोशिश की जाए मैक्सिमम कंक्रीट को फाड़ के ना निकले रेडिएशन, तो इसके लिए कंक्रीट शील्ड का भी उपयोग किया जाता है। और लाइकवाइज फट के यदि ग्राउंड को भी जाए तो ग्राउंड वाटर तक ये कंक्रीट की कंटेनमेंट रोकती है, ग्राउंड वाटर को कंटामिनेट होने से बचाने के लिए। और ये सब स्टील प्रेशर वेसल के अंदर होती है। तो यहां पर आप देखें तो कूलेंट डाला जाता है और साथ में ये गरम गरम हीट यहां से निकाल के लेके जाती है। तो दोस्तों ये है एक जनरल मैकेनिज्म एक न्यूक्लियर रिएक्टर का। तो इससे पहले हम आगे बढ़े, आइए अब समझते हैं फुकुशिमा में क्या हो रहा था। तो फुकुशिमा में, इसको हम इस वीडियो के सहारे समझने वाले हैं। तो फुकुशिमा में यदि आप देखें तो वहां पर फुकुशिमा में यदि आप देखें तो वहां पे जैसा मैंने बताया ये नॉर्मल रिएक्टर है। ये देखें आप तो इस रिएक्टर में यहां पे वाटर, पानी उबल रही है, स्टीम बन रही है। ये कूलेंट की तरह पानी प्रोवाइड हो रही है, इसको ठंडा भी कर रही है, स्टीम भी बना रही है और स्टीम से यहाँ पे हीट एक्सचेंजर है जो हीट खींच के वापस भी ले जा रही है। तो अब होता यूं है कि फुकुशिमा में सबसे पहले तो भूकंप के झटके आते हैं। तो उनके प्लांट में एक ऑटोमेटिक मैकेनिज्म होता है कि जैसे ही भूकंप के झटके आते हैं रिएक्टर बंद हो जाता है। रिएक्टर जैसे ही बंद हो जाता है, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर में एक आफ्टर हीट होती है जो कि 10 घंटे तक हीट जनरेट करती रहती है। तो इसलिए रिएक्टर को क्या करना होता है, ठंडा करते रहना होता है। तो उसको ठंडा करने के लिए एक डीजल पंप वहां पे लगी होती है। ये डीजल पंप क्या करती है, इस पानी को पंप करती है और पानी से ये रिएक्टर ठंडा हो रहा होता है। ये तब की बात है जब भूकंप आई है। अभी बस भूकंप आई है, सुनामी नहीं आई है। तो भूकंप आई है, ये रिएक्टर नॉर्मल काम कर रहा है। अब कुछ घंटों में सुनामी आती है और ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स फुकुशिमा का पानी से भर जाता है। एटलीस्ट लो लाइंग एरियाज आप देखोगे यहाँ पे ये सब पानी से भर चुके हैं। तो जब ये पानी से भर चुके हैं तो अब क्या, तो सबसे पहले जो डीजल जनरेटर रूम होता है वो पानी से फ्लड कर जाता है, वो पूरे के पूरे तरीके से पानी से भर जाता है। जब वो पानी से भर जाता है तो डीजल पंप जो पानी सप्लाई कर रहे थे और रिएक्टर ठंडा कर रहे थे वो क्या हो जाएंगे, बंद पड़ जाएंगे। तो अब कूलेंट रिएक्टर में प्रोवाइड नहीं हो रही, तो अब क्या होगा रिएक्टर, तो अब अगर हम देखें तो अब आपको ये रिएक्टर गर्म होना शुरू होगा। पानी की सप्लाई हो चुकी है बंद, तो जैसे जैसे पानी की सप्लाई होने लगेगी बंद तो जो पानी है, ये पूरा एक्सचेंज मैकेनिज्म, पानी जा रहा है, स्टीम निकल रही है, सब कुछ बंद हो चुका है। धीरे धीरे आप देखोगे क्या हो रहा है, ये गर्म होता जा रहा है, गर्म होता जा रहा है, पानी
कम होती जा रही है, सब पानी भाप बनके, वाटर वेपर बनके स्टील कंटेनर के अंदर बंद होता जा रहा है। गर्मी बढ़ती जा रही है, धीरे 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 बढ़ते बढ़ते 2000 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर हो चुकी है। 2000 से ज्यादा टेम्परेचर होती है तो ये जो न्यूक्लियर रॉड्स हैं इस गर्मी में क्या होंगे, पिघलना शुरू हो जाते हैं। जब ये पिघलना शुरू होते हैं तो आसपास में जो कुछ भी था, कंट्रोल रॉड, स्टील, सबको पिघलाते हुए एक मिक्सचर सा, स्लैग के जैसा मिक्सचर बनाते हैं जिसको कहते हैं कोरियम। ये कोरियम धीरे धीरे जाके बेस पे जाके रिएक्टर में जमा हो जाता है, उसको भी फाड़ के जाता है और नीचे कंक्रीट फ्लोर में जाके बैठ जाता है। तो दोस्तों अब तक क्या हो चुका है, बहुत गर्म हो चुका है, न्यूक्लियर रिएक्टर अनकंट्रोल्ड तरीके से गर्म हुई एंड न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस हुआ, यूरेनियम बहुत अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन हुई और उसने बनाया कोरियम। तो कोरियम इस कॉम्प्लेक्स को कह रहे हैं। लेकिन इस न्यूक्लियर फिजन के दौरान, इस रिएक्शन के दौरान बहुत सारे रेडियो एक्टिव मटीरियल्स जनरेट हुए। तो आइए उनको एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखें, ये न्यूक्लियर फ्यूल रॉड है, ये एक यूरेनियम रॉड। इसमें बाहर में एक जिरकॉन की क्लैडिंग होती है। ये जिरकॉन क्या करता है, ये जो क्लैडिंग है एक जिरकॉन की क्लैडिंग है। तो सबसे पहले तो देखिए, जब ये न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होती है इस यूरेनियम की, तो ये आयोडीन, सीसियम, टेलुरियम, क्रिप्टन, जेनन जैसे सैकड़ों रेडियो एक्टिव मटीरियल्स बनाता है। सैकड़ों तो नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा कई ऐसे रेडियो एक्टिव मटीरियल्स बनाता है। ये रेडियो एक्टिव फिसाइल मटीरियल, ये ऐसे रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड जनरेट करता है, ठीक है। और साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, हाइड्रोजन कहां से आ रहा है। तो ये न्यूक्लियर फ्यूल रॉड के बाहर किसकी क्लैडिंग है, जिरकॉन की क्लैडिंग है। ये जिरकॉन, तो पानी क्या होती है, जब उबल जाती है तो वाटर वेपर बनता है। ये जो जिरकॉन की क्लैडिंग होती है ये वाटर वेपर से रिएक्ट करता है, ये बनाता है जिरकॉन ऑक्साइड और हाइड्रोजन। और इस तरीके से इस रिएक्टर में आप देखें तो हाइड्रोजन धीरे धीरे बनना शुरू हो जाता है। तो वाटर वेपर रिएक्ट करके बन रहा है हाइड्रोजन, और इस तरीके से इस रिएक्टर के अंदर क्या भर रहा है, धीरे 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 प्रेशर वेसल में हाइड्रोजन की तादाद बढ़नी शुरू हो गई है। हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो फटेगा, फ्यूल है वो। तो वो एक फोरसाइट रखा था ये फ्रेंच न्यूक्लियर रिएक्टर डिजाइनर्स ने। तो उन लोगों ने क्या किया था, रिएक्टर के अंदर ऑक्सीजन नहीं रखते हैं, रादर इनर्ट मटेरियल लाइक नाइट्रोजन से भरा जाता है। तो नाइट्रोजन से भरी हुई है, तो जब तक हाइड्रोजन इसके अंदर थी तब तक वो सेफ थी। लेकिन इस बीच में क्या होता है कि प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है इस रिएक्टर में। वाटर वेपर, पानी पूरा का पूरा उबल के वाटर वेपर बन चुका है और बहुत ज्यादा प्रेशर हो रहा है। तो वहां पे जो इंजीनियर्स ऑपरेट कर रहे होते हैं वो डर जाते हैं। ये इंजीनियर समझ जाते हैं कि फटेगा चेरनोबिल जैसा, तो चाहते हैं कंट्रोल्ड तरीके से इस प्रेशर को निकालें। जैसे प्रेशर कुकर की सीटी बजती है, कुछ वैसी ही कोशिश, क्योंकि उनको आइडिया नहीं था इसमें हाइड्रोजन भर चुका है, ये तो जिरकॉन के रिएक्शन से बना है। जिरकॉन रिलेटिवली इनर्ट है, फिर भी उस टेम्परेचर पे वो वाटर वेपर से रिएक्ट करके जिरकॉन ऑक्साइड और हाइड्रोजन बना देता है। तो इंजीनियर्स ने ये सोचा नहीं था कि यहाँ पे हाइड्रोजन भर चुका होगा, तो बस भगवान का नाम लेते हैं और वो क्या करते हैं, प्रेशर वाल्व खोल देते हैं। और जैसे ही प्रेशर वाल्व खोलते हैं वो यहां से रिलीज होती है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर में जाती है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फटती है। और जब वो फटती है तो जितने भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स है, आयोडीन, सीसियम, टेलुरियम, क्रिप्टॉन, जेनन, सब एटमॉस्फेयर में फैलना शुरू करते हैं। तो इंजीनियर्स आते हैं, तुरंत क्या करते हैं, तो बगल में समुद्र था तो समुद्र का सी वाटर आके डंप करना शुरू करते हैं, सो दैट कि जो नीचे रेडियो एक्टिव मटीरियल है, जो कोरियम है, जो न्यूक्लियर कोर है, वो अभी भी तो फिसाइल है, उसको ठंडा करने के लिए, ठंडा करना क्या मतलब, उसके रिएक्शन में फिल्टर की तरह काम करेगा। जो ये रेडियो एक्टिव मटीरियल्स, आइसोटोप जनरेट हो रहे हैं, वो एटमॉस्फेयर तक ना आ पाए, तो उसको पानी से भर देते हैं। तो इस तरीके से आप अगर देखें तो धीरे धीरे इसको भरने में पानी से भर जाते हैं। और सेम दुर्दशा 4 रिएक्टर्स की होती है। टोटल 4 रिएक्टर में आप देखोगे, उसमें 3 में ऐसे ही हाइड्रोजन एक्सप्लोजन होता है। तो इसके बाद दोस्तों आप देखें तो साइंटिस्ट, वहां के इंजीनियर्स क्या करते हैं, इन रिएक्टर्स को पानी से भर देते हैं, क्योंकि उनको डर था कि चेरनोबिल में कुछ ऐसे ही अनकंट्रोल्ड रहता है, तो वहां पर एटमॉस्फेयर में ये रेडियो एक्टिव मटीरियल्स आप देखोगे एटमॉस्फेयर में फैल रहे होते हैं, तो वो ना फैले इसलिए उसको पानी से ढक देते हैं। तो अब आ जाते हैं आज की बात पे। तो अब तक 1 मिलियन टन से भी ज्यादा पानी का इस्तेमाल कर चुका है इस मेल्टेड रिएक्टर को कूल करने में 2011 से अब तक। ये इतना ज्यादा है कि 500 ओलंपिक साइज पूल
भर जाए। तो इसके सिवा दोस्तों आप देखें तो अब तक ये प्लांट ऑपरेटर्स कह रहे हैं कि वो पानी को अब ये लोग क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं और प्लांट की जो प्रीमाइस है वहीं पर रखते जा रहे हैं। देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे कितने सारे पानी के सिलेंडर रखे हुए हैं, इन सब में वही पानी 1 मिलियन टन से ज्यादा पानी इन अलग अलग सिलेंडर्स में भरा हुआ है। तो प्लांट ऑपरेटर कह रहे हैं 2022 तक इनके पास जगह नहीं बचेगी, तो इनको आने वाले दिन में कहीं तो ठिकाने लगाना होगा। तो जापान गवर्नमेंट ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि भाई इस पानी को ट्रीट करो। टेप्को जो कि इस न्यूक्लियर रिएक्टर की ऑपरेटर थी, टोक्यो की टेप्को, उनको कहा है इस पानी को ट्रीट करो, ट्रीट करके समुद्र में छोड़ देना। तो सबसे पहले तो इस पानी में सीसियम एंड स्ट्रोंशियम था, तो फर्स्ट राउंड ऑफ ट्रीटमेंट होती है, सीसियम स्ट्रोंशियम निकाल दिया जाता है। सेकेंड राउंड ऑफ ट्रीटमेंट होती है एल्प्स ट्रीटमेंट, ALPS। इस ट्रीटमेंट में क्या होता है कि मल्टी रेडियो न्यूक्लियोटाइड्स रिमूव हो जाते हैं, लेकिन एक ट्रिटियम छूट जाती है। ट्रिटियम निकालना असंभव के बराबर है, असंभव के समान है। तो प्लांट ऑपरेटर्स कहते हैं कोई बात नहीं, इस ट्रिटियम वाले पानी को समुद्र में छोड़ देंगे। तो ट्रिटियम अगर आप देखें तो बहुत डिफिकल्ट टू रिमूव है, एंड वर्ल्ड ओवर जितने भी न्यूक्लियर और प्लांट ऑपरेटर्स होते हैं वो ट्रिटियम को समुद्र में छोड़ते हैं कंट्रोल्ड एनवायरमेंट में, कंट्रोल्ड कंडीशंस में। तो ट्रिटियम है क्या, तो नॉर्मल हाइड्रोजन होता है, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है ड्यूटेरियम, जिसमें क्या होता है एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रॉन। ट्रिटियम अगर आप देखें तो हाइड्रोजन का ही आइसोटोप है, जिसमें एक प्रोटॉन है, एक ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन भी होगा अगर एक प्रोटॉन है तो, लेकिन साथ साथ 2 न्यूट्रॉन भी होते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, ट्रिटियम आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। तो ये ट्रिटियम आइसोटोप को पानी से निकालना लगभग असंभव है, और वर्ल्ड ओवर ये प्रैक्टिस है जिसमें न्यूक्लियर ऑपरेटर्स क्या करते हैं, वो लोग न्यूक्लियर प्लांट ऑपरेटर्स इस ट्रिटियम को पानी में कंट्रोल कंडीशंस में छोड़ते हैं। तो ट्रिटियम रिच वाटर को टेप्को का जो प्लान है, जापानीज अथॉरिटी का जो प्लान है, वो कह रहे हैं कि इस ट्रिटियम रिच कंटामिनेटेड वाटर को डाइल्यूट किया जाएगा। कितना डाइल्यूट करेंगे, तो नॉर्मल समुद्र का पानी मिला मिला के इतना डाइल्यूट कर देंगे कि जापान ड्रिंकिंग वाटर में जितना ट्रिटियम अलाउ करती है उसका 1/40 ट्रिटियम समुद्र में जाने वाला है। तो ट्रिटियम वैसे देखें तो एक लो एनर्जी बीटा पार्टिकल्स एमिट करती है, और इसलिए एक मॉडेस्ट हेल्थ रिस्क है इसका, और इसको आप इतना डाइल्यूट कर दोगे तो टेक्निकली कोई रिस्क नहीं होना चाहिए। तो इस वक्त यही प्लान है जो जापानीज अथॉरिटी का है, लेकिन डोमेस्टिक रिस्पॉन्स आया है। जो फिशरमैन है, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, वो गुस्सा है, वो कह रहे हैं कि भाई आपने हमसे कंसल्ट नहीं किया, ये डिसीजन आप हमारे ऊपर इंपोज कर रहे हो। इंटरनेशनल रिस्पॉन्स भी आ चुकी है, क्योंकि अब ये बगल के ही देश हैं। जापान समुद्र में जब डंप करेगी तो अड़ोस पड़ोस के देश सबसे ज्यादा इंपैक्टेड होंगे। तो साउथ कोरिया ने कहा है कि हमें रिग्रेट है, उन्होंने एक्सप्रेस किया है रिग्रेट को, और चाइना ने भी कहा है भैया सीरियस कंसर्न्स हैं हमें इस मैटर पे। तो दोस्तों यही कहानी थी जो न्यूज़ में चल रही है। तो आई होप ये डिमिस्टिफाई हो चुकी है, अब आपको सब कुछ इजीली समझ आएगा फुकुशिमा में आखिरकार हुआ क्या था, हाइड्रोजन कहाँ से आ गया फिजन रिएक्टर में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया हो वीडियो, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड अपने सुझाव कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इसके सिवा दोस्तों अनअकैडमी में पाथफाइंडर टेस्ट सीरीज चल रही है, आप शेड्यूल देख सकते हैं। KC10 कोड से एनरोल करें। इसके साथ जब भी अनअकैडमी आए यूज कोड KC10, क्योंकि इससे आपको बेस्ट मेंटरशिप मिलेगी, डायरेक्ट हैंड होल्डिंग मिलेगी, बेस्ट नोट्स मिलेंगे, और जो गाइडेंस है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS, SA एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर करती है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।